हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होगा, पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। देखिए आज मैं आपको 2021 का क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो सेट 1 HJ है उसको बताने वाला हूँ। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन्हें मैंने बता दिया था और आज हम इस वीडियो में इसके विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न हैं उन सभी को बिल्कुल डीपली समझेंगे, फॉड़ के बिल्कुल रख देंगे, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, सब कुछ में समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको वीडियोज़ आगे वाली मिलती रहें। और मैंने 2023 और 22 के साइंस और मैथमेटिक्स के सभी सेट करा दिए हैं, तो वीडियोस नहीं देखिए, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में खजाना छोड़ के आपको लोगों के लिए रखा है। ठीक है, चलिए देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है उसे पढ़ लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? कह रहा है कि समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, पहले इनके मूल निकालने हैं, फिर उनका व्युत्क्रम करना है, फिर उनका योगफल बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, हमें एक द्विघात समीकरण दी गई है x² - 7x + 12 = 0। बोला गया है, हमको बोला गया है मूलों का व्युत्क्रम ठीक है, का योगफल क्या होगा। ठीक है, ये हमको बताना है। देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके मूल निकालते हैं। आपको पता है क्या है, एक द्विघात समीकरण है और इसका आप गुणनखंड विधि से मूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसके गुणनखंड कीजिए। ठीक है, देखो कैसे गुणनखंड करेंगे। आपको ऐसी तो संख्या सोचनी जिनकी गुणा करें तो 12 है, जिन्हें जोड़े घटाएं तो -7 आए। तो आपकी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, कौन सी संख्या हो जाएंगी? चातियाँ 12, 4 और 3 की गुणा कराओगे तो 12 मिलेगा और 4 3 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारी संख्या निकल गई हैं। तो यहाँ पर x² लिख दो, माइनस है तो माइनस लगा। तो यहाँ पर वह संख्या लिखनी जो आपने सोची है, आपने सोची 4 और 3, तो 4 और 3, यहाँ प्लस रहेगा कि माइनस, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा तभी तो 7 आएंगे। तो माइनस माइनस प्लस होकर के 4 3 7 हो जाएंगे, प्लस का 12 है और बराबर 0। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको कॉमन ले लेना है। देखो कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, यहाँ से x - 4 मिलेगा, यहाँ से हमको माइनस का 3 कॉमन लेना है तो x - 4 बचेगा और बराबर 0। कॉमन वाले को एक साथ लिखना होता है तो कॉमन वाले को एक साथ लिख लो। ये चीज़ 2 बार है तो इसको एक बार लिख लो। ठीक है, पहले तो इसको 0 के बराबर डालो, तो जब x - 3 है इसको 0 के बराबर डालोगे तो हमें मिलेगा x बराबर 3। तो एक मूल हमारा 3 आ गया। और जब आप इसको, ये वाला जो हमारे पास है, इसको 0 के बराबर डालते हो तब मुझे x बराबर मिलता है 4। तो दूसरा मूल हमारा ये मिल गया। बोला गया था इनका व्युत्क्रम पहले करो, इनका पहले व्युत्क्रम करो फिर उनका योग करो। तो सबसे पहले इनका जो है व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो लिख लो मूलों का व्युत्क्रम, अतः मूलों का व्युत्क्रम तथा उनका योग। देखो कैसे, बराबर। देखो योग कैसे निकलेगा, सबसे पहले इनका जो व्युत्क्रम करो। व्युत्क्रम करने का मतलब उल्टा कर दो इनको। देखो 3 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे कैसे, देखो 4 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। फिर उनका योग बोला गया था तो इनका योग कर दो। अब इसको सोल्व करो, देखते हो कितना आता है। 4 × 4 और ये 3 × 3 हो जाएगा और नीचे चातियाँ 3 × 12। आप जोड़ेंगे तो 4 3 7 7/12 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। पहले इनका क्या करना था, व्युत्क्रम करना था। तो मैंने व्युत्क्रम, अगर 3 का व्युत्क्रम 1/3 होगा और 4 का 1/4 होगा, फिर उनका योग कर देना है, फिर उनको आपको सोल्व करके 7/12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का महत्तम समापवर्त्य यानी HCF निकालना है। ये तो कर ही लोगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दूसरे का, पहले का खा है। ठीक है, पहले का खा है। इसमें हमको 2 संख्याएं दी गई हैं, पहली तो 96 दी गई है, उसके बाद हमें 404 दी गई है। हमें इनका HCF निकालना है। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, 96 का गुणनखंड कर लीजिए। 96 का गुणनखंड करो तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 कम 3। तो इसका आ जाएगा 2 गुणा, कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो 5 बार लिख लो। उसके बाद 3 है गुणा में, 3 लिख लो। अब देखो 404 है तो 404 को जो है कट करो। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 0 2 1 कम 2 और 101 खुद से ही कटेगा। तो इसका आएगा हमारे पास 2 गुणा
2 गुणा 101। ठीक है, अब देखो HCF निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। HCF यानी महत्तम समापवर्त्य। तो HCF वे होता है जो दोनों तरफ होता है। देखो इसका आपको बॉक्स बना लेना, इसका देखिए बॉक्स बन जाएगा और इसका बॉक्स बन जाएगा। HCF निकालने के लिए सबसे पहले बॉक्स बनाना होता है, तो जो दोनों तरफ होता है उसी का बॉक्स बनता है। तो ये दोनों तरफ था तो इसका बॉक्स बन गया, ये इसका बॉक्स बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा क्योंकि 101 इधर कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो बॉक्स वाला है उसको एक बार लिखना है। याद रखिएगा बॉक्स वाले को एक बार लिखा जाता है। बॉक्स के अंदर दो बार है तो एक बार लिख लो, कितनी बार है, 2 बार है तो एक बार लिख लो। तो HCF हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2 दूना 4। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर। जो महत्तम समापवर्त्य होगा वो 4 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख क्या है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठ बोला गया है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर वैसे तो आप खुद कर सकते हो। पहले का इसमें क्या है, गा है। ठीक है, देखो इसमें क्या बताया गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो शंकु इसको चलो अगले पेज में कर लेते हैं, यहाँ पर हो नहीं पाएगा एक्चुअली, तो इसको जो अगले पेज में करते हैं, यहाँ पर कर लो। ठीक है, पहले का ग शंकु बोला गया है। देखो शंकु का व्यास दिया गया है, शंकु का व्यास हमें दिया गया है 21 सेंटीमीटर। अच्छा व्यास अगर 21 है तो त्रिज्या आधी होगी, 21/2 होगी। तो त्रिज्या जो आ गई है वो आ गई 21/2। ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तिर्यक ऊंचाई भी दी गई है हमें, तिर्यक ऊंचाई यानी L। तिर्यक ऊंचाई को L से प्रदर्शित करते हैं जो कि हमें दी गई है 13.5। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र लगा दो यहाँ पर। इसलिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा, πRL प्लस πr² होता है। यहाँ से πr और πr कॉमन है तो निकाल लो, यहाँ पर L बचेगा और यहाँ से एक R बचेगा। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। R कितना है हमारे पास, देखिए 21/2 है, क्योंकि व्यास 21 था तो इसकी आधी त्रिज्या होगी, तो 21/2 हमने कर दिया। ये L कितना है हमारे पास, 13.5 है, और R कितनी है हमारे पास, ये 21/2 है। बाकी आप 21 को 2 से भाग भी दे सकते हैं, तो 2 एकम 2 20, 10.5 आ जाएगी ना, तो 10.5 आ जाएगी ये वाली। ठीक है, ऐसे करके आप कर लो। अब ये हो जाएगा 7 × 21 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 11 3 33, और इधर 5 5 10 का 0 हो जाएगा, 13 और 1 3 और 1 4, 1 1 2 24। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 24 और 33 की गुणा करा देनी है, फिर जो आए वही आपका आंसर होगा। ठीक है, 33 की 24 से गुणा कराएंगे, जो आपका आंसर आएगा वही होगा। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। समझ गए, चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, त्रिभुज चैप्टर का है। कह रहा है कि चित्र में PS/SQ बराबर PT/TR है तथा कोण PST बराबर है कोण PRQ, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें चित्र दिया गया है। सबसे पहले चित्र को बना लो। ठीक है, पहले का घा है। देखो इसमें हमको चित्र दिया गया है कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर ये S है, यहाँ पर T है, P है, और ये Q है, ये R है। ठीक है, यहाँ का जो कोण है और जो यहाँ का कोण है, ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं, ये दिया गया है। सबसे पहले लिख लो क्या दिया गया है। देखो यहाँ हमको दिया गया है कि जो कोण PST है वो बराबर है कोण PRQ। देखो कोण पीछे का दिखा जाता है, तो यानी कि S जो है वो R के बराबर है। जहाँ पर S यहाँ पर जो कोण बनेगा वही यहाँ पर कोण बनेगा। ठीक है, चलिए ये हमें दिया गया है। और भी कुछ दिया गया है यहाँ पर, अगर आप देखें तो PS/SQ तथा हमें दिया गया है PS/SQ बराबर PT/TR। ये चीज़ हमको दी गई है कि नहीं। अच्छा, इसे आप अगर देखें, और हमको सिद्ध क्या करना है, लिख लो सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध
करना है। तो हमको सिद्ध करना है कि जो हमारे पास एक त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखें, अगर आप देखें यहाँ पर दिया गया है हमें PS अपॉन एस क्यू बराबर है PT अपॉन टी आर, यानी कि इसकी भुजाओं का अनुपात जो है, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा है, समांतर है, समानुपाती है, ठीक है, समानुपात में है। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाली जो रेखा है वो इसके क्या होगी, समांतर होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप थेल्स प्रमेय जो आपकी है, प्रमेय 10.1 उससे जानते हैं कि अगर इनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है, ठीक है, तो ये वाली जो रेखा है इसके समांतर होती है। तो लिख दो यहाँ पर, चूंकि PS अपॉन एस क्यू बराबर PT अपॉन TR है, ठीक है, इसलिए बाई थेल्स प्रमेय से ST जो होगी, वो जो ST है वो क्या है, समांतर है RQ के या QR के, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए, अब हमको दिखाना है समद्विबाहु। तो समद्विबाहु कैसे दिखाएंगे, जब आप दो भुजाएं बराबर दिखा देंगे तो समद्विबाहु हो जाएगा। लेकिन दो भुजाएं कब बराबर होंगी, जब उनके दो कोण बराबर होंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस वाले त्रिभुज PST और त्रिभुज PQR के दो कोण बराबर दिखा दीजिए, तो दो भुजाएं ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, चूंकि आप देख सकते हैं कि कोण PST बराबर है कोण PRQ, ये क्या है, हमें दिया गया है, ठीक है, दिया है, ठीक है, इसे आप समीकरण मान लो पहली, ठीक है। और अगर आप देखें, ये वाली रेखा जो है कैसी है, समांतर है, और समांतर रेखाओं से बनाए गए कोण, संगत कोण बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ पर बनेगा। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ये समांतर है, इसलिए ये वाली जो रेखा यहाँ पर मान लीजिए 40 का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी 40 का बनेगा, यानी कि यहाँ का कोण यहाँ का कोण बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोण जो S है, कोण PST है, वो PQR के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए जो कोण PST, देखिए जिसको आपको दिखाना है वो बीच में रखना है, बराबर होगा कोण PQR के, PQR, ठीक है। क्योंकि आप जानते, क्यों रीजन लिख सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि समांतर है, ठीक है, क्या है, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं, इसलिए अब इसे आप समीकरण मान लो सेकंड। अब देखिए सिद्ध हो गया, पहले वाली को सेकंड वाली को जोड़ दो, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, इसको जोड़ेंगे अगर आप, तो अगर आप देखें, जोड़ो, तुलना कर दो यार, जोड़ोगे तो काम नहीं हो पाएगा, तुलना करो। तो लिख दो समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर अब तुलना करोगे तो ये वाला जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्योंकि ये बराबर है तो कट जाएगा, यानी कि कोण जो PRQ है वो बराबर है कोण PQR के, ठीक है। ये हमने दिखा दिए इसके दो कोण बराबर, क्योंकि पहला तो कोण पहले तो आपको दिया गया था, ये वाला कोण इसके बराबर था, और हमने क्या सिद्ध किया कि R जो है, कोण R जो है वो कोण Q के बराबर है, यहाँ यानी कि जो यहाँ पर बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, ये भी हमने सिद्ध कर दिया, यानी दो कोण हमने बराबर दिखा दिए, एक पहले से दिया था और एक हमने बराबर दिखा दिया। तो इसलिए लिख दीजिए, इसलिए इनकी सभी भुजाएं और इनकी दो भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि इनके दो कोण बराबर हैं। अब दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि हमारे पास जो, ठीक है, इसलिए ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसलिए PQ जो होगा वो, इसलिए PQ जो होगी भुजा वो किसके बराबर होगी, PR के। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये PS जो PQ होगी वो PR के बराबर होगी, PR के बराबर होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो भुजाओं को बराबर दिखा दिया, ठीक है। तो लिख दो हैंस प्रूव्ड,
हैंस प्रूव्ड। समझ गया क्वेश्चन? आसान था। इसमें क्या था, दो कोणों को बराबर दिखाना था, तो इसलिए जो है आपने देखा इनकी जो भुजाएं जो हैं बराबर हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि कोस ए बराबर √3/2 है तो साइन 2a का मान क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। हमें दिया गया है कि कोस ए बराबर √3/2, तो हमें साइन 2a का मान बताना है। ठीक है, चलिए देखिए इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से इस चीज़ से a का मान निकाल लीजिए, फिर यहाँ पर रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन करो यहाँ से। a को देखो यहाँ पर कोस है तो कोस ही रहने दो। अब आप ये √3/2 है, आप समझो यहाँ पर कोस a बराबर, आप सोचो कोस में √3/2 किसका मान होता है? कोस में तो ये होता है कोस 30 डिग्री का मान, क्योंकि कोस 30 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है। तो इस चीज़ की जगह पर मैं इतनी चीज़ लिख सकता हूँ, ये कोस से पहले से ही था तो कोस से कोस कट जाएगा, यानी a बराबर हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अतः हमें निकालना था इसका मान, तो यहाँ पर निकल आएगा साइन 2a बराबर a कितना है 30 है, तो हो जाएगा देखो 2 3 6 यानी 60, और साइन 60 का मान होता है कितना? साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। समझ गए? बहुत ही आसान था। चलिए अब इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है इसके वो भी देख लेते हैं क्या है। देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको दिखाना है। चलिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेना होगा सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ पर लिख लो माना, किसको सिद्ध करना है? 3√2 को ना, तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानना पड़ेगा, संख्या है। इतनी चीज मैंने मान ली। अगर ये है परिमेय संख्या है तो ये a/b के रूप की होगी, यानी इसके बराबर होगी। a और b, a/b के क्या है? बराबर है ये, क्योंकि परिमेय संख्या हमें आपको पता है बटे में होती है, अंश और हर में होती है, तो ये भी अंश और हर में होनी चाहिए, यानी इसके बराबर होनी चाहिए। और a और b क्या है लिख देना है आपको, जहां a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं। ठीक है, चलिए अब अंडर की संख्या को इधर रोकना है। ठीक है, याद रखिएगा आपको लेफ्ट साइड में अंडर की संख्या को लिखना है, उधर आपको बटे में कर देना है। देखो a बटा, देखो ये 3 है गुणा में, तो a के बटे में आ जाएगा, यानी कि 3 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे अगर, तो इसलिए तो चूंकि a/3b, यानी कि यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। a/3b एक परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या आप खुद देख सकते हो कि ये बटे में है, a बटे में है, तो यानी कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बराबर है, फिर है कि नहीं? बराबर है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर यह परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बराबर है। लेकिन अगर आप इसका विरोध करेंगे, √2 का अगर विरोध करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं? अगर आप इसका मान लीजिए विरोध करने लगे, नहीं ये तो जो है एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं? तो इसके विरोधाभास से परंतु लिख दो ऐसे, परंतु इसके विरोधाभास से √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है और √2 अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, यानी कि ये जो है ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी।
समझ गए, बहुत ही आसान था। और अपरिमेय संख्या से सिद्ध करने के लिए हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है 3 नंबर में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यहाँ किन्हीं 5 को करना है, लेकिन हम तो सब करेंगे। का कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं। ये क्वेश्चन तो आपने किया होगा, ठीक है, बहुत बार किया होगा। चलिए बता देता हूँ मैं आपको। दूसरे का है, देखो हमें जो है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं। क्रमागत धनात्मक बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो 2 क्रमागत हैं, ठीक है, 2। तो पहला मान लो, माना पहला क्रमागत मतलब क्रम से, ठीक है, क्रमागत धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक x है, ठीक है। अगर पहला x है तो दूसरा कैसे होगा? मान लीजिए पहला 3 है, तो अगला आप 4 कैसे निकालेंगे? 3 में 1 जोड़ कर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? 3 में 1 जोड़ोगे तभी 4 आएगा। और 4 के बाद 5 कब निकालोगे? 4 में 1 जोड़ने पर 5 मिलेगा। और 6 कब निकालोगे? 5 में 1 जोड़ने पर 6। मतलब 1 जोड़ने पर अगर पहला x है तो दूसरा x + 1 होगा, यानी कि इसमें जो है 1 जोड़ोगे तब जाकर के दूसरा मिलेगा। इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। पहला x है तो दूसरा x + 1 होगा। बोला गया है इनके वर्गों का योग 365 के बराबर है। तो इनका और इनका वर्ग तो लिख दो यहाँ पर प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्नानुसार अगर आप इनका, इसका और इसका वर्ग करें, इनका मैंने वर्ग किया फिर इनका योग कर दिया, योग मतलब जोड़ दिया, तो किसके बराबर आएगा? 365 के बराबर आएगा। इसे भूल जाइए अभी। इनका देखो x और x + 1, x है और x + 1 है, इनका पहले वर्ग कर लिया, फिर इनका योग यानी योग जोड़ दिया, तो कितना मिल रहा है? 365 मिल रहा है, ठीक है। अब चलो, अब इसको सोल्व करके हम जो है x का मान निकालते हैं। देखो a + b के होल स्क्वायर में तोड़ो तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, 2 × 1 × x, तो 2x आएगा और ये हमारे पास 365 है, ठीक है। x² हो जाएगा 2x² और ये हमारे पास 2x है और बराबर हमारा 365 प्लस का अपनी तरफ बचेगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा हमारे पास x² प्लस का x बराबर, देखो यहाँ पर 364, तो हमारे पास आ जाएगा x² + x बराबर, देखो 364 गुणा में था, इधर आएगा बट्टे में आ जाएगा, काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, ये मुझे मिलेगा। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं थोड़ा, यहाँ पर समझो। ये x² है प्लस x बराबर 182, ठीक है, ये है। चलो अब इसको जो है आप हल कर लो, ठीक है, इसको हल करके x और y के मान निकाल लो। तो आपको ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है, पहले इसको द्विघात में बना लो फिर करना है, ठीक है। x आपको जो प्लस को इधर ले आओ, इधर हो जाएगा माइनस का और बराबर 0। आपको ऐसी 2 संख्याएं सोचनी जिनकी गुणा कर 182 आए, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो 1 आए, 1 है ना इसका, कुछ नहीं तो 1 होगा तो 1 आए, तो हो जाएंगी 13 और 14। आप अगर देखें तो 13 और 14 के जब आप गुणा कराते हैं तो 182 आता है, 14 में से 13 जाता है तो 1 बचता है, तो आपकी संख्या 13 और 14 है। तो यहाँ पर लिख दो x², आपने जो संख्या सोची वो लिखिए, आपने 14 सोची और 13 सोची, यहाँ पर माइनस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमें 1 चाहिए, 14 से 13 गया 1 बचेगा, ये माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ से आप जो है कॉमन x ले लीजिए यहाँ से, तो हमारे पास x + 14 बचेगा। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए -13, तो x + 14 बचेगा बराबर 0। ये कॉमन वाले को एक बार लिख लेना है एक साथ, और ये 2 बार है, ये चीज़ 2 बार है तो इसे एक बार लिख लो और बराबर 0। सब एक एक करके 0 के बराबर डालो, तो लिख दो यहाँ पर जब x - 13 है, इसको 0 के बराबर डालते हो तो x बराबर मुझे 13 मिलता है, और जब ये x + 14 है, ठीक है, इसको 0 के बराबर डालोगे तो हमें मिलेगा -14। तो -14 तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि धनात्मक बोला गया है। क्या बोला गया है? धनात्मक। तो धनात्मक यानी प्लस का, धन यानी प्लस, तो प्लस का ही होगा, तो ये वाला होगा, ये तो हो नहीं सकता, ऋण है, माइनस का तो हो नहीं सकता, यानी कि ये वाला हमारा सही है। तो पहला जो धनात्मक पूर्णांक आएगा वो 13 आएगा, तो लिख दो अतः प्रथम धनात्मक पूर्णांक, मैंने क्या माना था? x माना था, और x बराबर क्या निकल के आया? 13 आया। अच्छा, पहला अगर पहला 13 है तो दूसरा क्या होगा? यहाँ पर 13 रख दो, 13 और 1 चौथा होगा, तो लिख दो यहाँ पर इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या माना था मैंने? x + 1 माना था, तो x यहाँ पर 13 रख दो और +1, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 14।
तो पहला है 13 और दूसरा है 14, जिनके वर्गों का योग 365 के बराबर है। समझ गए? चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलो, यहाँ पर एक रेखाखंड है, ठीक है, रेखाखंड बोला गया -1,7 को मिलाने वाले रेखाखंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है आपको, ठीक है। एक रेखाखंड खींच लो ऐसे, ठीक है, ए बी रेखाखंड मान लो, ये ए बी रेखाखंड है। देखो, हमको बताया गया कि -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड, इनको मिलाने वाला मैंने एक रेखाखंड, ये रेखाखंड खींच लिया, ठीक है। पर स्थित कोई एक बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए ये वाला जो है, इसके बीच में एक बिंदु स्थित है, ये वाला, ठीक है। इसके हमको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। ये निर्देशांक मान लीजिए ये बिंदु P है और इसके निर्देशांक मान लो, पहला x निर्देशांक x है और y वाला y मान लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात दिया गया है वो हमें दिया गया 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि जो ये बिंदु है A और B को 2 अनुपात और यहाँ से यहाँ तक 3 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर तो लिख दो, यहाँ पर दिया है m1 बराबर, पहला अनुपात m1 मान लो 2 है और दूसरा अनुपात इसे मान लो m2 और ये 3 है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पर देखो, चलिए m1 और m2 में कोई फार्मूला सोचिए। सबसे पहले आप ये x वाला निकालने के लिए x बराबर फार्मूला क्या होता है, बराबर होता है, x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है ना। तो देखो यहाँ पर कैसे करते हैं, अब ये x यहाँ से मिल जाएगा, तो x बराबर m1 कितना है हमारे पास, 2 है, और x2 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। देखो x1 मान लो, ये वाला y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। चलिए, x2 कितना है हमारे पास, 4 है, प्लस m2 हमारे पास 3 है और x1 हमारे पास -1 है, बटा m1 हमारे पास 2 है और m2 हमारा 3 है। तो x बराबर देखो 2 चौको 8 और 8 से 3 जाएगा तो 5/3 2 5, यानी 5 एकम 5। कहने का तात्पर्य हमारा x बराबर आ रहा है 1, ठीक है। x बराबर यानी x निर्देशांक यहाँ पर जो आएगा वो 1 आएगा। चलिए, y भी निकाल लीजिए, यहीं पर y का फार्मूला लगा लो। y बराबर क्या होता है, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, फार्मूला यही सेम ही है, ठीक है। देखो, y बराबर m1 हमारा 2 है और y2 हमारे पास -3 है और m2 3 है और y1 हमारे पास 7 है, बटा m1 प्लस m2, ये कितना है, 2 + 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा -6 और ये 3 7 21, तो -6 और प्लस ऐसे कर लो, -6 और 3 7 21 बटा 3 और 2 5, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा, देखो 21 से 6 गया, ठीक है, तो बचेगा कितना, 16, 15 बचेगा ना, 15 6 21, 15/5 और 5 15, यानी कि जो y का मान आएगा वो आएगा 3, ठीक है। देखिए, x का मान 1 आया, y का मान 3 आया, यानी कि वो बिंदु जो है हमारे पास, अतः ऐसे लिख दो कि अतः उस बिंदु के निर्देशांक, लिख लो यहाँ पर, अतः उस बिंदु P के निर्देशांक x का y बराबर, देखो x कितना आया हमारे पास, 1 आया और y कितना आया, 3 आया, यानी 1, 3 होगा। यहाँ पर ऐसे समझ जाओ कि x का मान आया 1, तो 1 आएगा यहाँ पर, इसकी जगह पर 1 होगा और कामा y की जगह पर 3 आएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 1, 3 आ जाएगा। समझ गए? तो जो बिंदु के निर्देशांक है वो 1, 3 आए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला, ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले क्या है, एक बर्तन है, बेलन के आकार का बेलनाकार बर्तन है, यहाँ पर बताया गया है। तो सपोज करो ये है एक बेलन के आकार का बर्तन है, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है, पानी से पूरा भरा नहीं है बट थोड़ा सा इसमें जो है पानी है। तो यहाँ पर पानी इसमें मान लीजिए इतना था, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, एक गोला डाला जाता है और गोला जो ये तली है ना, इसकी ये तली, इसको स्पर्श करने लगता है।
कहने का मतलब कुछ इस तरीके से गोला है, तो इस तरीके से आपको जो गोल खींचना है, बिल्कुल गोला। हो सकता है मुझसे थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा खींच जाए। देखो इस तरीके से जो है क्या है, गोला है। ये गोला इस तली को स्पर्श करता है, ठीक है। तो पानी की जो सतह है वो ऊपर आ जाती है, मतलब उठ करके यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर। पहले मतलब पानी यहाँ पर मान लीजिए होगा, पहले पानी यहाँ पर होगा, लेकिन जब कोई चीज़ उसमें डालेंगे तो पानी ऊपर उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा। तो ऊपर पानी उठ जाता है, इतना पानी जो है ऊपर उठ जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है पानी इतना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया पानी, बताया गया है कि 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है पानी। यहाँ से हमारा बढ़ जाता है 3 सही 5/9 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इतना बढ़ गया। तो यहाँ पर एक बेलनाकार बन गया बर्तन, और ये गोला है, ठीक है। इस गोले की त्रिज्या हमको दी गई है, नहीं दी गई है। बताया गया 12 सेंटीमीटर व्यास। अच्छा, इस गोले का जो व्यास है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमको बतानी है बेलनाकार बर्तन का व्यास। बेलनाकार बर्तन ये है हमारे पास है, तो इसका व्यास ये हमको बताना है, यहाँ से यहाँ तक व्यास कितना होगा। चलिए, तो सबसे पहले आप समझो, जो गोले का आयतन होगा वही बर्तन, इस वाले यहाँ पर जो एरिया है ये बेलनाकार, यहाँ से जो है इसका आयतन होगा, यानी कि बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। तो यहाँ पर लिख लो सॉल्यूशन, लिख लो यहाँ पर बेलन का गोले का आयतन लिख लो पहले, किसी को भी लिख सकते हो यार। गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं, देखो सबसे पहले समझो बात को। अगर त्रिज्या निकालनी हो बेलन या किसी की भी त्रिज्या निकालनी हो या किसी की भी ऊंचाई निकालनी हो या व्यास निकालना हो, तो आपको बराबर ही डालना पड़ेगा, याद रखिएगा। बराबर डाल दो, कोई बात ही नहीं, समझने की ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है, बस ऐसे डाल दो बराबर। देखो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई, इसकी मान लो त्रिज्या कैपिटल R है, पाई R3, यही होता है ना। और बेलन का आयतन कितना होता है, पाई R²H, ठीक है। देखो यहाँ पर 4/3 है ये पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से देखो 4/3। अच्छा, यहाँ पर R3 गोले की त्रिज्या, देखो समझे, सबसे पहले देखो गोले का व्यास कितना है, गोले का व्यास अगर आप देखें गोले का व्यास 12 है, इसलिए जो है इसलिए इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, यानी 12 की आधी त्रिज्या होती है। याद रखेगा, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, व्यास 12 है तो त्रिज्या 6 होगी, यानी कि त्रिज्या हमको 6 लिख देनी है। यहाँ पर क्यूब है तो 6, 3 है तो 3 बार लिख दो R²। अच्छा, हमें त्रिज्या निकाल लेनी है बेलन की। बेलन की त्रिज्या निकल आएगी तो उसका दुगुना करके व्यास भी निकाल देंगे। तो R² हम मान लीजिए निकाल रहे हैं यहाँ पर H, इसका H कितना है, 3 सही 5/9 है। अब इसको सोल्व कर दो, यहाँ से देखो 4/3 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर R²। और देखो 5 नेम इसकी ऐसे गुणा 5 नेम 9 तिया 27 और 27 5 32/9, इतना हो जाएगा ना। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सोल्व कर दो, देखो इसको सोल्व कर दो ऐसे, 3 तिया 9 और कुछ कटेगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 4 चौके 16, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, देखो इधर आएगा 3 गुणा 6 बराबर, इधर हमारा R² और ये 4/3 बचा, ठीक है। और भी काट सकते हो वैसे तो, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ठीक है। देखो यहाँ पर बचा कितना, 3 तिछा 18, 18 तिया 54, ठीक है। और ये हमारे पास देखो R² गुणा 2/3 बचा है। देखो इसकी जो है इधर गुणा करा देंगे, देखो इसके बटे कुछ 1 इसकी इधर होगी, तो 3 चौको 12, 3 15 और 1 16, इसकी ये हो जाएगा 2R², 2 से इसको काटें, 2 8 16, 2 एकम 2, तो R² बराबर हमारा आ जाएगा 81, R बराबर आ जाएगा 81 के ऊपर रूट लग जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा 9 नेम 81, यानी कि 81 का वर्गमूल 9 सेंटीमीटर। अच्छा, बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। कहने का तात्पर्य यहाँ से यहाँ तक कितना है, 9 है। अच्छा, इतना 9 है तो इतना पूरा दुगना होगा, यानी इसका 9 का दुगना 18 होगा व्यास। तो ऐसे लिख दो यहाँ पर, अतः बेलन की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर, इसलिए व्यास क्या होगा इसका दुगना, यानी कि 9 का दुगना कर दो
तो आ जाएगा 18, 9 दूना 18 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये इसका जो है आंसर आएगा। समझ गए बात को? इस तरीके से जो ये क्वेश्चन करना था। चलिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन था और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें हमको क्या करना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, तो बहुलक आप वैसे तो खुद निकाल सकते हैं, चलिए बता देता हूँ। बहुत ही वैसे आसान होता है, इसमें कैलकुलेशन लंबी होती है। बहुलक निकालना है, सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर है वर्ग अंतराल। ठीक है, और इधर वर्ग अंतराल है और इधर आपकी बारंबारता है। चलिए देखिए, इधर हमारे पास है 1 से 10, 10 ओ गलत लिख रहा हूँ मैं, 1 से 3 है, सॉरी, ये 1 से 3 है, 1 से 3 नीचे वाले पर जो है मेरा ध्यान चला गया। ठीक है, 1 से 3 है और 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से 9 है, 9 से 11 है। ठीक है, ये चीज़ हमको ऐसे दी गई है। और बारंबारता कितनी दी गई है, 7, 8, 2, 2 और 1। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमको बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने का सूत्र लगाइए। देखो, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H, यही होता है ना। देखो, बहुलक निकल जाएगा यहाँ से हमारा L, ये हमको पता नहीं है तो सबसे पहले इसे निकालना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले F1 निकालना है बहुलक निकालने के लिए। उसकी देखो F1 क्या होता है, सबसे पहले F1 निकालो। तो ये F है। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा है, जो नंबर 1 पर है, वही F1 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये है, ये सबसे बड़ा है, यानी कि F1 यही होगा। ठीक है, तो F1 क्या है हमारे पास, 8 है। F1 कितना है, 8 है। और F1 के ऊपर वाला जो होता है, देखो F1 8 है, तो F1 के जो ऊपर होगा वो F0 होगा, F1 के नीचे वाला F2 होगा। समझ गए, F1 के ऊपर वाला F0 और F1 के नीचे वाला F2। तो जो F0 है वो हमारे पास 7 है और जो F2 है वो हमारे पास 2 है। अच्छा, H भी तो दिया गया ना, H माने होता है अंतर। H क्या होता है, अंतर होता है। इससे पहले मैं आपको L बता देता हूँ। देखो, ये L है ना, तो L कैसे मिलेगा, F1 के सामने वाला। देखो, F1 के सामने ये 3 है ना, तो हमारा जो L होगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, L कैसे निकालते हैं, F1 के सामने वाला। अच्छा, H कितना है, H आपको अंतर देख लेना, इनमें कितने कितने का, एक और 3 में कितने का अंतर है, 1 से 3 में 2 और 3 से 5 में 2 का अंतर, क्योंकि 3 में 2 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे 7 आएगा, 7 में 2 9, यानी कि 2 का अंतर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अंतर इतना आएगा, अब यहाँ पर रख दो। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, बहुलक बराबर L कितना है हमारे पास, 3 है। F1 कितना है हमारे पास, 8 है। F0 हमारा 7 है बटा 2F1 हमारा 8 है माइनस F0 7 है माइनस F2 और F2 हमारा 2 है गुणा H हमारे पास 2 है। ठीक है, तो आ जाएगा बहुलक ये 3 प्लस 7 ये बचेगा, 8 से 7 गया है, 2 8 16, 16 से 7 तो घटा दो यहाँ पर, 2 8 16, 16 में से 7 घटाए 9, 9 में से 7 8 9 7 बचेगा सिर्फ, और गुणा 2। देखो 3 प्लस 2 के ऊपर गुणा कराएंगे 2 बटा 7, इसके बटे कुछ तो 1, 7 यहाँ हो जाएगा 21 और 2 एकम 2, 7 एकम 7, 23 बटा 7, ये इसका बहुलक होगा। ठीक है, 23 बटा 7 होगा बहुलक। भाग देना चाहो तो भाग दे सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बहुत बिंदास क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, मतलब 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या है। अच्छा भैया देखो क्वेश्चन रड़ा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमें संख्या निकालनी है ना 2 अंकों की, तो 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक भी होगा, दहाई का अंक, जैसे कि 25 है, जैसे कि मान लीजिए 15 है तो 15 में पहले इकाई का अंक होगा फिर दहाई का अंक होगा, यानी इकाई और दहाई के अंक होंगे। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पर, माना संख्या के इकाई का अंक, ऐसे कर दो इकाई का अंक। सपोज करो मान लो यहाँ पर कि संख्या के इकाई का अंक x मान लो, ठीक है, तथा संख्या के दहाई का अंक मान लो y। तब देखो मैंने संख्या का मान लिया इकाई जो अंक है वो x है, क्योंकि हमें संख्या तो पता नहीं है तो इकाई का अंक भी नहीं पता होगा ना दहाई का अंक पता होगा। तो सबसे पहले मान लिया मैंने इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है।
तो संख्या क्या होगी, तब हमारी जो संख्या होगी, 2 बार लिख दिया तब ये काट दो चलो, तब संख्या जो होगी हमारे पास वो आएगी 10/22 प्लस x। पहले इकाई फिर दहाई, इकाई x है और दहाई बाई है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पहले पढ़ो यहाँ पर प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्तानुसार देखो पहली शर्त से बताया गया है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, अच्छा 2 अंकों से संख्या हमारी ये बनी 10/22 प्लस x, तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, इसके अंकों को उलट दो, तो इसके अंकों को पहले तो उलट दो, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और इसको जो है उलट दो, अंकों को उलटना है, 10 है, बाई की जगह पर x कर देना है और x की जगह पर बाई कर देना है, मतलब उलट पलट दिए, जहाँ ये था वहाँ इसको कर दिया, जहाँ ये था उसको यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो अंकों का मैंने उलट दिया, से बनी संख्या, उलटने पर यह संख्या बन गई। ठीक है, का योग, इनका और इनका योग यानी जोड़ किसके बराबर है, 66 के बराबर है। समझ में आ गया, पुरानी वाली संख्या प्लस अंकों को उलटने से बनी संख्या प्लस उनका योग बराबर 66 होगा। अब चलो इसको सोल्व करो, ये जगह 10/22 प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 66। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 10/22 और y कितना हो जाएगा, ये 11/22, और ये भी हो जाएगा 10x 11x बराबर 66। यहाँ से 11 कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस y बराबर 66 और 11 छंगा 66, यानी x प्लस y बराबर आ गया हमारे पास 6। मान लो समीकरण पहली। अब द्वितीय शर्त से बढ़ो, द्वितीय शर्तानुसार बताया गया है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अच्छा, संख्या के अंक हमारे पास क्या है, x और y हैं, तो इनका अंतर अगर मान लीजिए हमें x, ठीक है, x है और y है, इनका अंतर निकालना होता तो घटाते कितना है, 2 है, अंतर यानी कि घटाना है आपको। जैसे कि मैं कह दूं 10 और 5 में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे 10 में से 5 घटाओगे, कहाँ 5 का अंतर है। मैं कह दूं 8 और 4 में कितने का अंतर है, तो आपको 8 में से 4 गया 4, हाँ 4 का, तो आपने क्या कहा, घटाया। तो अंतर निकालने के लिए घटाना पड़ता है, तो यहाँ पर इनका अंतर निकाला तो घटाना पड़ेगा और 2 निकलेगा। ठीक है, तो अब आप इसको जो है विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकाल लीजिए। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटा दो या जोड़ दो, चलो जोड़ देता हूँ मैं, इन्हें जोड़ दो। तो देखिए x प्लस y बराबर 6 है और नीचे हमारा x माइनस y बराबर 2 है। ठीक है, इन्हें क्या करना है, जोड़ना है, तो ये कट जाएगा प्लस माइनस, ये 2x बराबर 6 7 8, 2 चौकू 8, यानी x बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद x का मान निकल गया, y का मान निकाल लो। इस x का मान आप समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हो, तो मैं समीकरण फर्स्ट में रखता हूं। समीकरण फर्स्ट का हमारे पास देखेंगे अगर आप, तो x प्लस वाई बराबर कितनी है, 6 है, x प्लस वाई बराबर 6। x की देखो, x की जगह पर आपको 4 रख देना है क्योंकि हमने निकाल लिया है भी, और ये आएगा 2, 6 4 इधर आएगा ना, तो इधर माइनस का हो जाएगा और घट करके 6 में से 4 गया 2 बचेगा। ठीक है, तो x का मान 4 आएगा, y का मान 2 आएगा, अतः वह 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या हमने क्या माना था, 10y प्लस x माना था। देखो ऊपर आप देखिए 10y प्लस x माना था, तो देखो 10y कितना भी निकाला मैंने, देखो y 2 निकाला प्लस x कितना निकाला, देखो बेटा 4 निकाला x मैंने, तो यहाँ पर रख दो, इस x की जगह पर 4 रख दो, तो हमारे पास आ जाएगा 10 दूना 20 प्लस 4 यानी कि 24, यानी कि 2 अंकों की संख्या होगी 24, है कि नहीं। अगर आप देखें इसमें अंतर, तो 4 में से 2 जाएंगे, अंकों का अंतर 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, अंतर देख सकते हैं आप कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 से 2 जा रहा है, 2 आ रहा है, और अगर आप इनका योग कर रहे हो तो 6 आएगा, देखो 4 और 2 6 आता है। समझ गए, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अथवा में क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता 60 है, ये हमको दी गई है। ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वैसे तो मैंने बहुत बार ये बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वीडियो मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर से आप देख लीजिएगा, मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली बताया है। ठीक है, अभी करने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बाकी आपको पता ही होगा, आपने कर ही लिया होगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं। कह रहा है कि समान त्रिज्या
एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं एक आयताकार कार्ड बोर्ड से काटे जाते हैं। दो वृत्ताकार आपके क्या हैं, दो वृत्त हैं, ठीक है, वृत्ताकार टुकड़े हैं, वो एक आयताकार कार्ड है उससे काट लिए जाते हैं जिसकी विमाएं 14 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर है। तो शेष कार्ड बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। यह क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर क्या है, अड़ा है ना ये वाला, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि आयताकार कार्डबोर्ड है, आयताकार यानी आयत के आकार का क्या है, एक कार्डबोर्ड है। तो मैं आयत के आकार का एक कार्डबोर्ड बना लेता हूँ, ये इस तरीके का। इसमें क्या बताया गया है कि दो वृत्ताकार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, काट लिए जाते हैं, ठीक है। दो वृत्ताकार क्या है, कार्ड हैं, वो काट लिए जाते हैं इसमें से, इस तरीके का ये मान लीजिए है, और एक मान लीजिए दूसरे का, ये दूसरा इस तरीके का है, ये इस तरीके का, ठीक है। ये वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार के हैं, ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। देख लीजिए, देखो यहाँ पर एक ये कार्ड मैंने बनाया, आयताकार कार्ड काटा, ठीक है, बोर्ड कार्ड। इसमें से जो है दो वृत्ताकार जो हैं वृत्त हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये वाले जो वृत्त हैं ये और ये काट लिए जाते हैं। तो शेष बचे कार्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कितना कार्ड बचेगा। ये वाला जो है, ये मैं जो कर रहा हूँ, ये वाला हमको निकालना है, समझे बात को। ये वाला जो है, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, एरिया ये हमको निकालना है। इसका केंद्र ये वाला होगा, इसका केंद्र जो है ये होगा। बताया गया है कि 14 सेंटीमीटर जिसकी विमाएं, अच्छा, आयताकार कार्ड बोर्ड काटे जाते हैं जिसकी विमाएं, आयताकार है, आयताकार कार्ड, इसकी विमाएं जो हैं, चूंकि देखिए अभी 2 मिनट रुकिए, आयताकार, ये आयताकार लिखा हुआ, ठीक है, आयताकार कार्ड बोर्ड की विमाएं, ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। 2 मिनट वेट कीजिए बस। कितना है, 14 सेमी गुणा 7 सेमी है, बताया गया है, दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई ये हमारे पास L है और चौड़ाई हमारे पास ये है, ठीक है। लंबाई 14 है, यानी कि इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये तो कह सकता हूँ कि भैया यहाँ पर देखें अगर आप, तो यहाँ से यहाँ तक, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऐसे कर सकते हो। देखो ये 7 है, तो इसका मतलब ये वाला भी ऐसे 7 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर ऐसे ये भी होगा 7 ही, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। इसका केंद्र है O मान लो, इसका ओडेस मान लो। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है, ये व्यास है। तो आप देखें अगर, तो वृत्त का जो व्यास मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 7। कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये वाली 7/2 होगी। चलिए, तो यहाँ पर देखो, चूंकि वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार जो है टुकड़ों का व्यास कितना है बेटा, देखो व्यास कितना है, 7 है, ठीक है। इसलिए इसकी त्रिज्या, इसलिए वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो इसकी आधी, 7 की आधी, यानी 7/2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शेष बचे ये नीला नीला जो मैंने किया हुआ, ये इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है। ये कब मिलेगा, जब इस पूरे के पूरे कार्ड से, इस पूरे के पूरे आयताकार कार्ड से ये दो वृत्त जो सफेद सफेद आपको दिख रहे हैं घटा दोगे। तो लिख दो यहाँ पर कि शेष बचे कार्ड का क्षेत्रफल, यही हमको निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, जब आप आयत के क्षेत्रफल से, ठीक है, आयत लिख दो यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल, इसमें से क्या घटाओगे, दोनों वृत्तों को घटाओगे, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को घटाओगे का क्षेत्रफल। समझे कि नहीं समझे, ये पूरा का पूरा आयत है, इसमें से ये सफेद सफेद घटा देना है। तो उसको नेक्स्ट पेज पे बताते हैं आपको। देखो यहाँ पर तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। 2 वृत्त हैं तो 2 से गुणा कर दो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। लंबाई कितनी दे रखी है हमको, लंबाई दे रखी है हमको 14, ठीक है, 14 लंबाई है। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, और 2 पाई का माना 22/7 लिख लो, और r², मैंने त्रिज्या भी 7/2 निकाली, इतनी है ना,
ठीक है चलो यहाँ पर रख दो 7/2। स्क्वायर में है तो एक बार 2 बार जो है लिख देना है आपको, ये कट जाएगा ये 2 से 2 कट जाएगा और 2 1 कम 2 2 1 कम 2। कहने का मतलब यहाँ पर घटाएंगे 7 चौक 28, 7 ही कम 7 8 9 14 7 98 और 11 7 77। तो घटाएंगे 7 और 1 8, 7 8 9 21, तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आएगा। यानी कि जो ये नीला नीला जो है आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए बात को? चलिए बहुत ही आसान था, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप के हटा दिए गए हैं रैखिक समीकरण वाले। और यहाँ पर एक नाव की शांत जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी बिंदु से धारा की चाल, ये क्वेश्चन ये वाला भी हटा दिया गया नाव वाला। और आप याद रखिएगा कि जो चाल वगैरह है ना, धारा की चाल और दूरी वगैरह, दूरी से संबंधित जो आपको पता चल दूरी बराबर होता था समय बराबर दूरी बटा चाल, ये जो सूत्र वगैरह थे इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल जल्दी नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस में, मतलब सिंपल सी बात है यार, 4.3 हटा दी गई है। चौथा क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर ये नहीं हटाला है। कह रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित ओ बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और हर एक बच्चा कर लेगा ये क्वेश्चन, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। नहीं यार गारंटी तो नहीं ले सकता, जो बच्चे मेरे पास पढ़ते होंगे वो 100% कर लेंगे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, जितने बच्चे हैं इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं, ठीक है। आई होप कि आप भी कर लेते होंगे। देखो क्या है यहाँ पर, क्षैतिज तल, तो यहाँ पर क्षैतिज तल एक बना लो यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, मतलब जमीन बना लो यार। तो क्षैतिज तल में एक बिंदु स्थित है, मान लो एक बिंदु ओ है, क्षैतिज तल में बिंदु ओ स्थित है, ठीक है। बिंदु से उसी तल पर खड़े, इसी तल पर एक क्या है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ा है, इस तरीके का एक मीनार खड़ा है। तो इससे मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 30 है। पढ़ लीजिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि ओ बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी ओ से मीनार का शीर्ष ये है, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। आगे बताएगा कि मीनार की ओर, यहाँ से मीनार की ओर ऐसे 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 चल रहे हैं 80 मीटर चलने पर, यहाँ पर 80 मीटर चलने पर, यहाँ से यहाँ तक मान लो 80 मीटर हम चले, कितना मीटर चले, 80 मीटर हम चले यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ पर पहले 30 था, फिर 60 हो गया 80 मीटर चलने पर। हमें बतानी है मीनार की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ये मीनार जो है ये कितना ऊंचा है। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत वैसे तो आसान है। देखो मान लो इसे ए है, ये बी है और ये सी है। चलो कैसे करते हैं वो चीज़ देखिए। सबसे पहले आप इस वाले त्रिभुज में चलो, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, त्रिभुज ए सी बी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे जो छोटा त्रिभुज होता है उसी में चलिए। तो सबसे छोटा ये वाला है, तो इसमें आप चलो, तो इसमें 10 ले लो। 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब अपने पास ए बी है बटा आधार, आधार हमारे पास है बी सी। देखो 10 थीटा, थीटा कितना है 60 है, तो 10 60 रख दो। लंब हमारे पास h है और बी सी तो है ही, ठीक है। और 10 60 का मान होता है √3 और ये h बटा बी सी। इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1, इसकी करा दीजिए, h की इधर करा देंगे तो h बराबर आ जाएगा। या ऐसा करो, बी सी की इधर करा दो गुणा, तो बी सी √3 और इसकी इधर करा दो तो हो जाएगा h, ठीक है। हमको बी सी का मान यहाँ से निकालना है तो हो जाएगा h बटा गुणा में तो इधर आएगा बटे में आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ समझिए कि अंडर की संख्या नीचे नहीं होती, तो इसको हटाने के लिए इसका हर परमेकरण कर देते हैं, मतलब गुणा में ऊपर नीचे लिख देते हैं। तो सिंपल सी बात है, बी सी बराबर आ जाएगा h √3 बटा, इसके सामने सामने कराएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, ठीक है, ये आ गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बी सी दूरी आ गई, ठीक है। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, मतलब 30 डिग्री का ले लीजिए, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में। इसमें भी यहाँ पर 10 थीटा ही लीजिए। देखिए इसमें थीटा जो है वो 30 डिग्री है, इसमें थीटा कितना है 30 डिग्री है, बराबर लंब, इसका लंब कितना है h है बटा आधार। आधार हमारा देखें अगर तो ये पूरा का पूरा है, यानी बी सी प्लस सी ओ है, बी सी प्लस सी ओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 30 का मान होता है 1/√3,
एच हमें निकालना है BC। अब इसका मान रहने दो रखने को CO। देखो CO कितना है, CO 80 है। इसकी इधर करा दीजिए, इसकी इधर करा दीजिए, तो इसकी पहले इधर करा दो तो हो जाएगा BC प्लस 80 कम इधर हो जाएगा इसका √3H। BC का मान अगर आप रखना चाहें तो रख दो, अब रखना ही पड़ेगा क्योंकि BC बराबर इतना है, ये यहाँ पर रख दो H √3/3 प्लस 80 बराबर यहाँ पर है √3H। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर इसके बटे में कुछ तो 1, इसकी इधर करा देंगे तो हो जाएगा H √3, इसकी इधर करा देंगे तो हो जाएगा 3 × 8 = 24 और ये 3 कम 3 बराबर हमारे पास है √3H। इसके बटे में कुछ तो 1, इसकी इधर कराएंगे तो हो जाएगा H √3 प्लस 240। अब इसकी इधर करा दो तो हो जाएगा √3H। अब ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि इतना प्लस का है इधर आएगा माइनस का, और ये हमारा प्लस का 200 उधर गया माइनस का हो गया। ठीक है, प्लस का 240 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप ये 1 है, यहाँ 3 है, तो जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2 माइनस के 2 H √3 और ये माइनस का 240, क्योंकि 3 है यहाँ पर 3 H √3 है, यहाँ पर 1 H √3 है, तो घटा देंगे तो माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस से माइनस अब ये कट जाएगा और 2 से काटेंगे अगर 2 1 कम 2 2 दूना 4। कहने का तात्पर्य H बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो 120, ये गुणा में तो रहेगा बट्टे में आ गया, इसका हर परमेकरण कर दो क्योंकि अंडर रूट नीचे नहीं होता है, तो H बराबर आ जाएगा देखो 120 √3 बटा इसके आमने सामने करा देंगे, इसकी जो है कराएंगे गुणा तो 3 आएगा और 3 × 12, तो H बराबर आ गया, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई आ गई वो हो गई H √3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई निकालनी थी ना, तो मीनार की ऊंचाई आ गई है, कितनी आ गई है 40 √3 मीटर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा कि माना मीनार की ऊंचाई H है, उसके बाद ये करना। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है, कहाँ चले यार भाई, हाँ चलो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु A से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। यदि वायुयान 1500 √3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। एक वायुयान है, ठीक है, का जमीन पर कोई स्थित बिंदु A से उन्नयन कोण 60 है, 15 सेकंड बाद चलिए ठीक है, चलो यहाँ पर करा देते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो आप ये खुद कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को आसान नहीं लगे, कठिन लगे तो कराना पड़ेगा भाई। देखो क्या बताया गया, एक जमीन पर कोई स्थित बिंदु है। यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, एक जमीन बना लीजिए, क्षैतिज तल बना लीजिए इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पर कोई एक बिंदु मान लीजिए A यहाँ पर स्थित है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक यहाँ पर मान लीजिए हवाई जहाज जो है, सपोज कीजिए ये क्या कर दिया मैंने, ये A मान लो यहाँ पर है। ठीक है, सपोज करो A यहाँ पर है, चलो दूसरे पेज में करते हैं यार, इससे हटा लो। ठीक है, सबसे पहले मान लो यहाँ पर ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन पर कोई एक बिंदु A यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर A स्थित है, तो सपोज करो पहले क्या था, हवाई जहाज उड़ रहा था। ठीक है, हवाई जहाज यहाँ पर था, सपोज करो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हवाई जहाज पहले था। ठीक है, यहाँ पर हवाई जहाज था, इसकी हवाई जहाज की जो ऊंचाई थी वो थी हमारे पास, हवाई जहाज की जो ऊंचाई है वो है 1500 √3। इससे इस बिंदु से पहले इसका कोण था 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री था। फिर 15 सेकंड उड़ने के बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है 15 सेकंड उड़ने के बाद मान लीजिए हवाई जहाज यहाँ पर पहुँच गया, समझे बात को। तो इसी के साथ जो है इसका कोण हो गया, देखो इसी के साथ इसका कोण हो जाता है 30 डिग्री। कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसकी चाल क्या है, इसके उड़ने की चाल क्या है। ठीक है, इसके उड़ने की चाल बतानी, क्या बताना है यहाँ पर, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, तो हमको बतानी है कि हवाई जहाज की चाल कितनी है, कितनी स्पीड में हवाई जहाज उड़ रहा है, ये चीज़ हमको बतानी है। ठीक है,
चलिए मान लो इसको ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। ये ए पहले से ही, तो इसको मान लो ई मान लो, ठीक है, इसको ई मान लो। चलो अब यहाँ पर कैसे करोगे, यहाँ से यहाँ तक आप देखें ये 15 है, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 15 ही सेकंड होगा। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक हमें क्या पता है, समय पता है, क्या पता है, समय पता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हमें दूरी पता चल जाएगी, तो दूरी पता चल गया, समय पता चल गया, तो चाल निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस त्रिभुज को ले लीजिए, त्रिभुज CDA, छोटा वाला लेना है सबसे पहले, तो ले लो यहाँ पर त्रिभुज CAD में, इस वाले 60 वाले में, तो लेके जो 10 60 लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, लंब, लंब हमारे पास क्या है, AC है, बटा आधार घर का अपने पास कितना है, आधार AC है, क्या यार कह रहा हूँ मैं, DC है ना आधार, या 10 60 का मान हमारे पास है √3 होता है, और DC समझो बात को, ये DC कितना है, 1500 √3 है, बटा AC हमको चलिए पता करना है, और इसके बटे कुछ तो 1, इसकी गुणा करा देंगे तो हो जाएगा AC √3, और इसकी इधर करा देंगे तो हो जाएगा 1500 √3, कट जाएगा, तो हमारे पास जो AC आएगा वो आएगा 1500, ठीक है, ये हमको मिल गया है, ठीक है, इतना आ गया। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1500, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1500, ठीक है, 1500 मीटर होगी, ठीक है, 1500 मीटर होगी। चलिए अब इस वाले को ले लीजिए त्रिभुज EAB में, त्रिभुज EAB में। अब इसमें देखो कैसे करेंगे, इसमें भी आपको 10 ही लेना है। इसमें देखो इसका कितना है एंगल, 30 है, 10 30 ले लो, बटा क्या होता है, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब अपने पास EB है, बटा आधार, आधार हमारे पास क्या है इसका, इस पूरे का आधार है BC प्लस AC, BC प्लस AC, यही है ना, पूरा आधार ये है, पूरा BC प्लस AC है। तो चलो अब इसको कर दो, देखो 10 30 का मान होता है 1/√3 EB। देखो समझो बात को, यहाँ पर ये हवाई जहाज पहले यहाँ पर था, तो यहाँ पर चला जाएगा, तो उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 1500 √3 ही होगा, ठीक है। चलो तो कहने का मतलब जो EB है ये भी 1500 √3 ही है, तो 1500 √3 बटा BC। BC तो हमको पता करना है ना, यहाँ से BC, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी, तो समय बराबर दूरी बटा 4 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसकी इधर करा देंगे गुणा, तो हो जाएगा BC बराबर, इसकी इधर करा देंगे तो 1500, क्या √3 है, और ये इधर गुणा कर लेगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर BC बराबर आ जाएगा 1500, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो BC बराबर सही हो रहा है ना, बिल्कुल। रुक जाइए, मुझे लगता है कहीं पर मिस्टेक होगी लगता है, रुको 2 मिनट रुको। यहाँ पर जो है EB बटा हमने क्या कर दिया, यहाँ पर BC प्लस मैंने नहीं किया, AC कहाँ गया भाई, AC तो मैंने लिखा ही नहीं, तो इधर हो जाएगा हमारे पास AC प्लस, ठीक है। तो AC में जो है इसका मान मैं रखना भूल ही गया था, तो इसको इधर करा दी, इसकी इधर करा दी, तो ये AC प्लस है, ये 15 हो जाएगा, 1500 × 3। देखो AC का मान कितना है, 1500 है, कितना है 1500 है, तो यहाँ पर रख दो 1500 प्लस BC, और ये हो जाएगा 1500 × 3, ठीक है। चलिए इसको अगले पेज पे बता देते हैं आपको। BC को यहीं पर नो किए, इसकी आप इधर गुणा करा देंगे, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 5 15, 3 कम 3 हो 4, प्लस का 1500 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो BC बराबर 0 में से 0 0, 5 में से 5 गया 0, और 4 में से गया 3, तो ये हमारे पास जो है आ गई। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आ गई है, जो BC आ गई है, यहाँ से यहाँ तक की जो BC आई है वो आई है 3000, यही आई है ना आप, तो 3000 हमारे पास जो है आ गई है। चलिए 3000 मीटर जो है दूरी आ गई, यहाँ से हमको दूरी पता चल गई, यहाँ से यहाँ तक हमको समय पता है, तो चाल निकाल सकते हैं। तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है फार्मूला, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। समय यहाँ से कितना दिया गया है हमें, 15 सेकंड है, 15 सेकंड है, और दूरी दूरी कितनी है हमारे पास, 3000 है
बटा चाल। इसकी इधर कराएंगे, वैसे तो ऐसे कर लो यार, 15 दूना 30, 2000 और चाल एकम चाल, इधर करा देंगे तो हो जाएगा 2000 मीटर, सॉरी 2000 नहीं 200 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास जो है इसकी चाल आ गई, यानी कि 200 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो है हवाई जहाज जो वायुयान है वो उड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। लेकिन हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था किलोमीटर में। बोला गया था कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखो, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में जो है मुझे बदलना है, तो लिख दो यहाँ पर चूंकि ऐसे लिख दो, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने पर। देखो, अगर आपको कभी भी मीटर प्रति सेकंड में दिया जाए और उसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, प्रति सेकंड नहीं प्रति हावर, ठीक है, हावर प्रति हावर, तो देखो मीटर प्रति सेकंड है, हमको बदलना है किलोमीटर प्रति हावर में। तो क्या करना होगा, देखो यहाँ पर 200 है, गुणा कर देना है आपको 18/5 से। समझ गए बात को। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति हावर में बदलना है, तो जो दिया जाए, ये जैसे दिया गया था, तो इसी में क्या कर दीजिए, 18/5 से गुणा कर दो। अब ये हमारे पास हो गया है किलोमीटर प्रति हावर, इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 5 चौकू 20, 5 चौकू 20 से 40 आएगा ना, 40 गुणा 18 किलोमीटर प्रति हावर। अब आप ऐसा कीजिए, गुणा करा दीजिए, तो 4 8 32, 34 8 72 0 किलोमीटर प्रति हावर। तो कहने का मतलब यह है कि अतः वायुयान की चाल कितनी आ गई बताइए, ये आ गई ना 720 किलोमीटर प्रति हावर। ये जो है इसका आंसर होगा। समझ गए। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, और बहुत ज़्यादा जो है लंबा क्वेश्चन था, वैसे तो 6 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, और हो गया है। ऊपर वाला भी 6 नंबर का था, लेकिन वो इससे सरल था। तो ये है, आप जो है वहाँ पर जाना, तो जो सरल आपको लगे वही पहले करना, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो सही है पहले वो लिखो, उसके बाद जो आपको कम आता है उसको पेपर के लास्ट में लिखो, ठीक है। जो सबसे पक्का आता है, जो आपको बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं, उसे पेपर के पहले लिखना है, क्योंकि पहले ही जब एग्जामिनर देख लेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, कहाँ आगे तो भी आगे भी अच्छा ही होगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि चित्र में ओ व ओ डेश केंद्र वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को एक्स पर स्पर्श करते हैं। ओ डेश बढ़ा हुआ है, ओ डेश वाले वृत्त पर ए पर मिलता है, ए सी बिंदु सी पर केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये हमको दिया गया है। देखिए, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नीचे वाला अथवा वाला है, ये नहीं आएगा, मैं ये कह सकता हूँ, बट इससे रिलेटेड, इससे जो नीचे है और ये 2024 में आएगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। ये वाला ऊपर वाला जो है ये नहीं आएगा, इससे नीचे वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आने की संभावना इसकी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। चलिए इसे कर लेते हैं। बताया गया है इसमें, अथवा वाला देख लीजिए, कह रहा है कि यदि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं हैं, समकोण त्रिभुज ABC है जिसकी मध्यिकाएं BL और CM है, जिसका कोण A बराबर 90 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए कि 4 × BL² + CM² बराबर होगा 5 × BC²। भाई त्रिभुज बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। देखो क्या है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABC बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लो ABC, देख लो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया ए आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि 90 डिग्री जहाँ पर बन रहा है बताया गया है, लिख दो यहाँ पर, चूंकि दिया है, ठीक है, दिया है कोण A बराबर 90 डिग्री। तो कहने का मतलब A हमको यहीं पर मानना पड़ेगा, क्योंकि 90 यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो 90 ये होगा A, अगर ये A है तो ये B होगा, फिर और ये C होगा, ठीक है। आप इससे भी इधर भी B कर सकते हैं, इधर भी C कर सकते हैं, जिसकी जो आपकी मर्जी, ठीक है। और क्या बताया गया है कि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं हैं, तो BL, ठीक है, BL यानी BA है, तो L आपको ऐसे करके बना देना है, तो ये हो जाएगा L। देखो BL और CM, BL और CM, CA है, इसको जो है इससे मिला दो, तो ये बन गया यहाँ पर CM, ठीक है।
बी एल और सी एम में क्या है, मध्यिकाएं हैं, चूंकि बी एल और सी एम, ठीक है, समकोण अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, समकोण त्रिभुज की मध्यिकाएं हैं, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या सिद्ध करना है, लिख दीजिए, इसलिए तब सिद्ध करना है, देख लीजिए क्या सिद्ध करना है हमें, 4 इंटू वी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 इंटू वी सी स्क्वायर, ये होगा। समझ गए, देखो बी एल और सी एम ये त्रिभुज समकोण है, ए बी सी है, इसकी क्या है, मध्यिकाएं हैं, ये एक मध्यिका है और ये मध्यिका है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको सिद्ध करना है, तो कैसे करोगे, स्टेप्स को समझ लो, ठीक है, स्टेप्स को समझना है यहाँ पर। सबसे पहले आप त्रिभुज ए बी और सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी सी में आप पाइथागोरस लगाओ, ठीक है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस हम लगाएंगे तो होता है, पाइथागोरस कहती है कि यहाँ पर लिख दो वैसे तो, कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो इसके सामने वाला कर्ण होगा, इसके सामने वाला कर्ण यानी कि BC, तो BC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारा AB है क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, प्लस आधार स्क्वायर, आधार हमारा AC है, ठीक है। तो इसे मान लेनी है आपको समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद आप कौन से त्रिभुज में चल सकते हैं, इस वाले त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज BLA में, त्रिभुज BLA में, इसमें भी आपको क्या करना है, पाइथागोरस ही लगानी है, तो पाइथागोरस लगा दो, यहाँ पर ऐसे लिख दो, पाइथागोरस से, पाइथागोरस जो थ्योरम है वो क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, BLM ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में कर्ण क्या होगा, इसके सामने वाला, यानी कि कर्ण हमारा BL होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी BL स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारा AB ही है, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार हमारा AL है, आधार हमारा AL है, तो AL का स्क्वायर, ये समीकरण मान लो सेकंड। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BLA में कर्ण का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण यानी BL कर्ण है बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारा AB है बटा आधार स्क्वायर, आधार हमारा AL है, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज में चलो, इसमें हो गया, अब इस वाले त्रिभुज में चलो, त्रिभुज AMC में, ठीक है, तो इसमें चलो AMC में, त्रिभुज AMC में, इसमें भी आपको पाइथागोरस लगानी है पहले तो, ठीक है। यही अगर आप करेंगे तभी हो पाएगा बेटा, और आगे कोई इसका मेथड है ही नहीं, ठीक है, आगे आप और कोई मेथड से कर ही नहीं सकते, नहीं तो बता देता मैं आपको। AMC में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है, MC यानी CM है, तो CM का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर, AMC में कर्ण ये है, लंब हमारा होगा AM, लंब हमारा क्या होगा, AM होगा, ठीक है, AM होगा ना, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर, लंब ये है तो आधार हमारा AC है, आधार हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर, ये समीकरण बना लो थर्ड, ठीक है। दिक्कत समस्या प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेकंड और थर्ड को जोड़ देंगे तो BL प्लस CM ये मिल जाएगा हमें, तो ऐसा करो सेकंड और थर्ड को जोड़ दो, समीकरण सेकंड प्लस थर्ड, ये BL प्लस CM स्क्वायर, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर, इधर वालों को इधर जोड़ दो तो AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। चलिए अब देखो यहाँ पर ये हो चुका है, ठीक है, बहुत ही अब छोटा बचा हो चुका है, ठीक है, खत्म है समझो। यहाँ पर क्या है हमारे पास, VL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर AB, ठीक है, AB है, और इसके बाद क्या है, AL है, ठीक है, AM है और AC है। चलिए AB
यहाँ पर देखो क्या है, ए बी है, तो ए बी हमको यहाँ पर मिल रहा है, ए बी पूरा का पूरा। तो यहाँ पर समझो बात को, ए बी बराबर क्या है, कहने का मतलब ये है कि ए एम, अगर आपको मान लीजिए निकालना हो, आपको ए एम निकालना है और मान लीजिए एम बी निकालना है, तब कैसे निकलेगा ये निकलेगा, ए बी का आधा होगा, मध्यिकाएँ यानी कि बराबर भागों में बांटेंगी तो, यानी ए बी को जब आधा करोगे, ये पूरा पूरा ए बी है, इस ए बी को जब आप आधा कर दोगे तब आपको ए एम भी मिल जाए, ए एम मिल जाएगा और एम बी मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, ये समीकरण ए मान लो। और मान लीजिए इधर आओ, अब ए सी, मान लीजिए ए सी में देखो, अगर मान लीजिए ए एल पता करना है मुझे, एल सी पता करना है, तब कैसे मिलेगा, जब ए सी को आधा कर दोगे, ये समीकरण मान लो बी। सो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समझो बात को, क्या यहाँ पर ए एम है, एम बी है, ए एम यहाँ पर मिल रहा है, तो इस ए एम को यहाँ पर लिख लो, पहले तो ए एम को यहाँ पर लिख लो, ठीक है, प्लस ए एल एल सी, ए एल ये वाला है, इसको ऐसे ही रहने दो, एच टीज रहने दो, और ये क्या हमारे पास ए बी का स्क्वायर है और ये ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो चुका है, जस्ट थोड़ा वेट कीजिए, देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पर, वी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर, देखो ए एम क्या है, ए एम, और ए एम की जगह पर ए बी बटा 2 लिख सकता हूँ मैं, तो ए बी बटा 2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दो, प्लस ए एल कितना है बेटा, देखो ए एल बराबर, देखो ए एल बराबर है ए सी बटा 2, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ए सी बटा 2 इसका स्क्वायर, प्लस ये ए बी है प्लस ए सी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, देखो क्या है यहाँ पर, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 दूना 4, ऐसे ही यहाँ पर ए सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूना 4, प्लस यहाँ पर देखें अगर आप ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, नीचे एक जैसा है तो एक बार लिख लो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और ये प्लस हमारा है इधर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं जस्ट, और क्या कर सकते हो आप बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर, देखो इसके बटे में कुछ तो 1, इसकी इधर करा दीजिए तो हो जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, प्लस इसकी इधर करा देंगे तो हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी का स्क्वायर बटा नीचे हो जाएगा 4, इसके बटे में कुछ तो 1, पहले इसकी इधर करा दो, हो जाएगा 4 इंटू वी एल स्क्वायर प्लस सी एम का, क्या बता रहा है भाई, सी एम का स्क्वायर, और बराबर देखो 4 ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 5 ए बी स्क्वायर, 5 ए बी स्क्वायर और 1 ए सी स्क्वायर और 4 ए सी स्क्वायर मिलकर के हो जाएंगे 5 ए सी स्क्वायर, बस हो गया, सीध लीजिए यहाँ पर हो गया बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, 5 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार में शॉर्ट में करा सकता था, इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सॉल्यूशन किया जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, इसलिए थोड़ा बड़ा भले क्वेश्चन हो जाए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए क्वेश्चन, हमको सिद्ध क्या करना था, 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, देखो आ गया 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर और बराबर 5 बी सी स्क्वायर, और हाँ यार अभी ये नहीं आया, थोड़ा सा गलती हो, अभी थोड़ा सा देखो आगे बढ़ा दो, और क्या है देखो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर और ये 5, देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट ये वाली है, फर्स्ट से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या है बी सी स्क्वायर, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ बी सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो हो गया लो यहाँ से 5 इंटू बी एल का स्क्वायर, लगता है इतना पेज छूट रहा था ना, इसी के लिए छूट रहा था, बी सी का स्क्वायर, अब लिख दो यहाँ हैंस प्रूव्ड, हो गया। चलिए इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन बनाना था। ठीक है, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और 6 नंबर में क्वेश्चन था। इसके बाद जो है ना हमने इसके क्वेश्चन जो हमारे पास 2021 का सेट 1 HJ था, इसके जितने भी
क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन को मैंने करा दिया है। इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट सेट होगा उसके भी वीडियोज़ में आते रहेंगे, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल पर आपको क्लास 12th की भी मैथमेटिक्स मिलेगी, लेकिन वो आगे चलकर आपके एग्जाम हो जाए, उसके बाद आप जो 11th या 12th में आओगे तब आपका जो है इसी चैनल पर प्रिपरेशन कराएंगे हम। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्ते।